हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम द्विपद नाम पद्धति पढ़ने वाले हैं, जिसे साधारणतः द्विनाम पद्धति भी बोलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं और हर एक देश में हर एक जगह उन्हें जीवों को उनके स्थानीय नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम से जाना जाता है मतलब हर एक जगह इनके जो नाम है, किसी एक ही जीव के नाम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग बोली में अलग अलग हो सकता है। अब ऐसे में जीव को पूरे संसार में एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नाम पद्धति विकसित की, जिसमें सर्वाधिक जो प्रचलित पद्धति है वो है द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति। ठीक है, जो स्थानीय नाम होते हैं उन्हें वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं। कौन से नाम? स्थानीय नाम, जिसे हम साधारणतः सामान्य नाम भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे वर्नाकुलर नेम जो होते हैं, नाम जो होते हैं, वो उस क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में जिस नाम से किसी जीव को जाना जाते हैं उसे स्थानीय नाम या सामान्य नाम या वर्नाकुलर नाम उसे कहते हैं, वर्नाकुलर नेम उसके कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो स्थानीय नाम जो होते हैं, ये पहली बात तो जगह विशेष होते हैं, यानी कि यहाँ भारत में किसी जंतु को अलग नाम से जाना जा सकता है। जैसे हम घरेलू चिड़िया की बात करें, इसे हम चिड़िया कहते हैं। भारत में भी कई अलग अलग भाषाएं हो, बहुत सारी भाषाएं हैं, हर एक भाषा में इसे अलग नाम से जाना जा सकता है। इंग्लिश में इसका अलग नाम है। ठीक है, जैसे इसे स्पैरो कहते हैं, हाउस स्पैरो। ठीक है, कहीं इसे गैरियन कहते हैं, गौरियन। तो इस तरह एक ही जंतु, एक ही पादप का नाम अलग अलग भाषा में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से हो सकता है। ऐसे में उस जंतु की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है। पहली चीज़, स्थानीय नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पूरे विश्व में एक ही जीव कई लाखों नामों से जाना जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी बात, स्थानीय नाम जो होते हैं, ये जो स्थानीय नाम होते हैं ये कंफ्यूज करने वाले या भ्रामक भी होते हैं। ये हमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं। किसी और ग्रुप के हैं और नाम किसी और ग्रुप से जाने जा सकते हैं। जैसे आप इस उदाहरण से समझें, जैसे एक जीव है जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश नाम से ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मछली है, लेकिन वास्तव में ये मछली नहीं है, ये तो सिलेंट्रेटा का एक छोटा सा जीव है। इसके अलावा इसी तरह सिल्वरफिश। ठीक है, नाम से ये भी जाहिर होता है जैसे ये मछली है, लेकिन ये तो एक कीट है। ठीक है, तो इस तरह जो स्थानीय नाम जो होते हैं, जो सामान्य नाम या जो वर्नाकुलर नेम्स होते हैं, वो वास्तव में हमें कंफ्यूज करने वाले होते हैं, भ्रामक होते हैं। उनसे आपको कंफ्यूजन ही पैदा होगा, आप उस नाम से उसकी डिटेल्स नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में फिर ऐसा महसूस किया गया कि क्यों न पूरे विश्व में सभी जंतुओं को एक ही नाम से जानने का सिस्टम डेवलप किया जाए। और वो जो सिस्टम डेवलप करने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जिस सिस्टम ने दिया वो था द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तुत की वो सब देखना है। तो ये जो पद्धति है, इसको जो प्रस्तुतकर्ता जो है, उसका जो इसको प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है वो है कैरोलस लीनियस। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कैरोलस लीनियस ने ये द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। यानी कि इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने अपनी बुक जो है, एक बुक है स्पीसीज प्लांटेरम। इस बुक, ये जो बुक थी वो 1753 में इसको पब्लिश किया गया था।
स्पीशीज प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने द्विपद नाम पद्धति का विवरण दिया। ठीक है, इसीलिए कैरोलस लीनियस, चूंकि इन्होंने टैक्सोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके अलावा इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विकसित किया, द्विपद नाम पद्धति विकसित की, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। आधुनिक वर्गीकी के जनक या वर्गीकी के जनक इन्हें इस नाम से जाना जाता है, कैरोलस लीनियस को। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति किसने विकसित की? ये कैरोलस लीनियस ने विकसित की थी। कौन सी बुक में? स्पीशीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में, जो 1753 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या नियम कायदे कानून है, और इन नियम कायदों कानून जो द्विपद नाम देना है, तो वो नाम देने के भी कुछ नियम होते हैं, और नियमों को बनाने वाली संस्थान जो है, और इन नामों को जारी करने के लिए जो संस्थान है, वो दो संस्थान के नाम आपको याद रखना है, ICBN और दूसरी है ICZN। ये दो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, जो इस पर कार्य करते हैं। ठीक है, ICBN क्या है? ICBN है इंटरनेशनल, C से है कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ, B से है बॉटनिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, N से है नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि अगर हम पादपों के नामकरण की अगर बात करेंगे तो वो ये संस्थान उस पर काम करेगी, है ना, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर हम जंतुओं के नामकरण की बात करें तो वो है ICZN, उसका नाम बस यहाँ चेंज करना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है वो पादपों के नामकरण से संबंधित है, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये जंतुओं के, एनिमल्स के नामकरण से संबंधित है। ये इससे संबंधित जितने भी नियम हैं वो उन सब नियमों पर कार्य करती है, उन पर ध्यान देती है, और यही नए नामों को भी मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, अब किसी जंतु का अगर नाम देना है, किसी पादप का अगर नाम देना है, तो उससे संबंधित कुछ सामान्य नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, द्विनाम पद्धति के साधारण नियम। अब इसे द्विनाम पद्धति क्यों कह रहे हैं वो भी साथ के साथ बात आ जाएगी। इसे द्विनाम पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी जंतु या किसी पादप का नाम जो दिया जा रहा है वो दो पदों में दिया जा रहा है। कितने पदों में दिया जा रहा है? दो पद में दिया जाता है, इसीलिए इसे द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो जो भी नाम हम दे रहे हैं, वैज्ञानिक नाम जो हम दे रहे हैं, वो वैज्ञानिक नाम दो पदों में दिया जाता है। उसमें जो पहला पद है वो पद वंश को दर्शाता है। उस जंतु का जो वंश है, उसका जो वर्गीकरण में जो वंश है या जीनस जिसे कहते हैं, उस जीनस को ये शो करता है, पहला पद। दूसरा पद जो होता है उस वैज्ञानिक नाम में, वो उसकी जाति को दर्शाता है। उसके टैक्सॉन की अगर बात करें, उसके वर्गों की बात करें, तो उसमें उसकी जो जाति क्या है, उसकी जो स्पीशीज क्या है, उसको दर्शाता है दूसरा शब्द। ठीक है, तो किसी भी जंतु का वैज्ञानिक नाम अगर देना है तो वो दो पदों में नाम दिया जाता है, और वो दो पदों में पहला पद वंश को दर्शा रहा है कि वो जंतु कौन से वंश में है, और दूसरा पद उसकी जाति दर्शा रही कि उस वंश में कौन सी जाति है। ठीक है, तो दो पद जिसमें पहला पद वंश जीनस को, दूसरा पद जाति स्पीशीज को। जैसे मनुष्य का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम मनुष्य का, वो होता है होमो सेपियंस।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो इसमें कितने शब्द आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द है होमो, जो किसे दर्शा रहा है? उसके वंश को, यानी कि मनुष्य का वंश कौन सा है? होमो। दूसरा शब्द जो है वो है सेपियंस, जो किसे दर्शा रहा है? जाति को, यानी कि इसका जो मनुष्य का जो जाति है वो क्या है? सेपियंस है। क्या है? सेपियंस। ठीक है। तो किसी भी जंतु या पादप का अगर नाम दिया जाता है तो वो 2 शब्दों में दिया जाता है। पहला वंश को दर्शाता है और दूसरा जाति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके और नियमों की। पहली, इसमें जो वंश जो हम लिखेंगे, उस वंश का जो फर्स्ट लेटर जो होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें जो कैपिटल लेटर होता है वैसे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ जो लिखा होमो में H बड़ा लिखा है। ठीक है। हमेशा वंश का पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। जबकि अगर हम जाति का पहला वर्ड जब लिखेंगे, जाति का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। कैसा होगा? स्मॉल लेटर में होगा। जैसे मैंने यहाँ S जो लिखा है वो स्मॉल लेटर में है, S स्मॉल लेटर में। इसी तरह और नाम देखें, जैसे एक है राना टिग्रीना। भारतीय जो मेंढक होते हैं उनका नाम होता है राना टिग्रीना। इसमें R वंश का पहला वर्ड जो है बड़ा कैपिटल लिखना है और स्पीशीज का पहला स्मॉल लिखना है। इसी तरह जो सांप जो होते हैं, जो कोबरा जो होते हैं, कोबरा, उसका वैज्ञानिक नाम जो है कोबरा का वो है नाजा नाजा। नाजा नाजा। तो इसमें भी N बड़ा लिखा है और जो उसकी जाति है उसमें N छोटा लिखा गया है। तो जब भी वैज्ञानिक का नाम हम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम किसी जंतु का लिखते हैं, तो उसमें पहला जीनस का वर्ड जो है वो हमेशा, जीनस का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल लिखा जाता है। स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। ये यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, उसको अगर हम टाइप कर रहे हैं, मुद्रित कर रहे हैं, किताब में अगर उसे छाप रहे हैं तो उसे इटैलिक लिखा जाएगा। इटैलिक लिखा जाएगा। कैसे? इटैलिक में लिखा जाएगा। इटैलिक में मतलब आप कह सकते हो तिरछे। कैसे लिखे जाएंगे? तिरछे लिखे जाएंगे। कब? जब हम उसे टाइप करवा रहे हैं, मुद्रित करवा रहे हैं, तब वो तिरछे लिखे जाएंगे इटैलिक में। कंप्यूटर में आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का जो वो होता है आइकन, उसमें जो इटैलिक है उसमें यही होता है। जब भी आप वर्ड लिखते हो तो वो तिरछे हो जाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। तो इस तरह का जो लिखा जाना है उसे इटैलिक कहते हैं। टाइप करते समय इसे इस तरह लिखे जाएंगे, तिरछे इटैलिक किए जाएंगे। लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ हाथ से लिख रहा हूँ तो उस समय हम इसे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? उसे रेखांकित करेंगे। रेखांकित करें। कब? हाथ से लिखने पर। जब आप लिख रहे हो कॉपी में तो उस समय आप उसे रेखांकित करोगे। जैसे मैंने यहाँ इसको रेखांकित किया, इसको भी यूं रेखांकित करना पड़ेगा, इस तरीके से। रेखांकित करते समय आप दोनों को अलग अलग रेखांकित करोगे। अलग अलग रेखांकित, यानी कि वंश को अलग से अंडरलाइन करोगे और जाति को अलग से। इनके बीच में गैप छोड़ना है आपको, एक लाइन में नहीं। ये जो अगर मैं इस तरह अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ये गलत है। आपको वंश को अलग अंडरलाइन करना है और जाति को अलग अंडरलाइन करना है। तो जब हम लिख रहे हैं कॉपी में तो अलग अलग रेखांकित करेंगे, वंश को और जाति को अलग अलग। ठीक है। इसके अलावा जितने भी हम नाम देते हैं वैज्ञानिक नाम, वो नाम लेटिनीकृत किए जाते हैं। लेटिनाइज्ड करना उनको जरूरी है, उन्हें लेटिन भाषा में बदलना जरूरी है। आप ये समझें, इन्हें क्या करेंगे? लेटिन भाषा में कन्वर्ट करके, लेटिन भाषा में बदलकर या लेटिनीकृत करते हैं। लेटिन भाषा में बदलकर लिखते हैं।
ठीक है, जैसे क्योंकि लैटिन भाषा जो है एक मृत भाषा, एक डेड लैंग्वेज है, ये मृत है, इसके शब्दों में किसी तरह का कोई बदलाव अब संभव नहीं है, इसके शब्द फिक्स है, इसलिए लैटिन भाषा का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो लैटिन भाषा में बदलकर शब्दों को किया जाता है। जैसे लैटिन भाषा में भारत को इंडिका कहा गया था, इंडिका, तो ये शब्द जब भी कुछ भारतीय से संबंधित कोई जाति आती है तो ये शब्द लगा देते हैं। जैसे एपिस इंडिका, मधुमक्खी जो होती है उसका नाम होता है एपिस इंडिका, मधुमक्खी है एक, उसका नाम होता है एपिस इंडिका। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम नाम देंगे वो लैटिनीकृत करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लैटिनीकृत करके, लैटिन भाषा में बदल कर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो भी वैज्ञानिक नाम देने वाला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगला नियम, जो भी नाम देने वाला है, ये जो उस जंतु को खोज करने वाला है, उस जंतु का खोजकर्ता, उस नाम को देने वाला नामकर्ता, नामकर्ता भी जो सबसे पहले नाम दे रहा है उसे। ठीक है, तो खोजकर्ता या नाम देने वाला, जो पहली बार जो नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है, उसका नाम उस नाम के आगे संक्षिप्त करके लिखा जाता है। वो नाम कैसा लिखा जाता है? संक्षिप्त करके उसके आगे लिख दिया जाता है। जैसे होमो सेपियंस नाम लिनियस ने दिया तो उसके आगे यूं LINN संक्षिप्त में, कैरोलस लिनियस पूरा नाम नहीं लिखेंगे, उसको संक्षिप्त करके LINN लगा देंगे उसके आगे। तो नाम के आगे होमो सेपियंस लिन, इतना लिखते ही ये समझ में आ जाएगा कि इस ये जो नाम देने वाला है वो कौन है? लिनियस है। तो अगला इसमें ये भी काम करते हैं कि क्या करना है कि जो व्यक्ति जिसने इसका नाम दिया है वो नाम इनके आगे, वैज्ञानिक नाम के आगे लिख दिया जाता है। वो भी कैसा? संक्षिप्त करके लिखते हैं, उसका छोटा रूप लिखते हैं, पूरा बड़ा नाम नहीं लिखते हैं। तो हमने क्या क्या नियम देखे? पहली बात, वैज्ञानिक नाम को 2 पदों में देंगे, पहला वंश का, दूसरा जाति का। वंश का पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे, जाति का पहला लेटर स्मॉल लिखना है। ठीक है, फिर जब हम इसे टाइप कर रहे हैं, मुद्रित कर रहे हैं, किताब में छाप रहे हैं, तो हम इसे तिरछे लिखेंगे वैज्ञानिक नाम को, और इटैलिक लिखेंगे। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो रेखांकित करेंगे अलग अलग, वंश को अलग रेखांकित करेंगे और जाति को अलग करेंगे। ठीक है, और जो नाम दिए जाते हैं वो सारे लैटिन भाषा में बदल कर दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? लैटिन भाषा में बदलकर। जो भी व्यक्ति इसका नाम दे रहा है वो नामकर्ता या खोजकर्ता का नाम संक्षिप्त करके उसके आगे लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर बाद में एक इससे संबंधित एक और शब्द है जो आपको याद रखना है, वो है टोटोनिम्स। टोटोनिम, ये टोटोनिम क्या होता है वो आपको समझना है। जब भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक नाम जिसमें वंश का नाम और जाति का नाम एक जैसा ही हो, ठीक है, वंश का नाम और जाति का नाम अगर एक जैसा ही है तो उसे टोटोनिम्स कहते हैं। जैसे यहाँ अभी देखो, मैंने कोबरा का जो वैज्ञानिक नाम लिखा वो क्या लिखा? नाजा नाजा। दोनों में वंश का नाम भी नाजा ही है, जाति का नाम भी नाजा ही है ना? वंश का नाम नाजा, जाति का नाम नाजा। तो ऐसी स्थिति जिसमें वंश और जाति का नाम एक जैसा हो, ऐसे नामों को हम टोटोनिम्स कहते हैं। जैसे चिंकारा, राजस्थान का जो राज्य पशु है चिंकारा, उसका नाम होता है गजेला गजेला। क्या नाम होता है? गजेला गजेला। ठीक है, ऐसे ही चूहे का होता है रेटस रेटस, चूहे का रेटस रेटस। तो ये जो जहाँ वंश और जाति का नाम एक जैसा हो उसे टोटोनिम्स कहते हैं। ये एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न आता है कि व्हाट इज टोटोनिम्स, टोटोनिम्स क्या होते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक नाम जिसमें वंश और जाति का नाम समान हो, तो वंश बराबर जाति नाम, इससे आप समझ लो, वंश बराबर जाति, यानी कि वंश का नाम है वैसा ही जाति का नाम होगा। एग्जाम्पल इसका अभी हमने देखा, नाजा नाजा। ठीक है, तो यहां ये ध्यान रखना है टोटोनिम्स क्या होते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको कुछ और वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ। होमोसेपियंस मनुष्य का है, राना टिग्रिना किसका है, मेंढक का है, नाजा नाजा कोबरा का है, एपिस इंडिका किसका है, मधुमक्खी का है। इसी तरह बाघ जो होता है, टाइगर जो होते हैं वो होते हैं पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, तो इस तरह आपको द्विपद नाम पद्धति समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में यूं ही वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।